हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मैं सिंगल फेज मोटर के प्रश्नों को लेकर आप सभी के बीच खड़ा हो चुका हूं। दोस्तों, हर स्टूडेंट यही उम्मीद लेकर इस क्लास में आता है कि वो आज कुछ नया सीखेगा। दोस्तों, यकीन मानिए, इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखने के बाद जो प्रश्न आपको कल तक नहीं बन रहे थे वो अब बनने लग जाएंगे। तो दोस्तों, अपने एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग बना ले कि जब भी आप एग्जाम सेंटर में जाएं, एग्जाम हॉल में जाएं, तो वहां पे तूफान की तरह अपने सवालों को हल कर सकें। दोस्तों, आपके लिए मोटिवेशन कोड है कि बंदे हैं हम उसके, हम पर किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपनी किस्मत अपने हाथों अब लिखेंगे हम। दोस्तों, किस्मत में क्या लिखा है ये किसको पता है, लेकिन आपको अपनी तैयारी पे, अपने मेहनत पे अगर आपको यकीन है तो दोस्तों आप वो जरूर कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, तूफान की तरह हम अपने सवालों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों, अपना नोटबुक अपने हाथ में रखिए, हर पॉइंट को पंच लाइन के रूप में पंच करते चलना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा कैसी होती है। शेडेड पोल से सेलिएंट पोल की ओर, चुंबकीय फील्ड से विद्युतीय फील्ड की ओर, सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर, या इनमें से कुछ नहीं। आप इस फोटो को देखिए दोस्तों, यह है शेडेड पोल मोटर का अंदर का भाग। यहां पे दोस्तों हर पार्ट को हम नॉमिनेट करते हैं, देखते हैं कि किस पार्ट का कौन सा नाम है। क्लियर? इसमें से आप देखिए, ये वाली जो भाग है ये है दोस्तों स्टेटर। ये क्या है? ये है स्टेटर की आप बॉडी कह लें या स्टेटर बॉडी कह लें। ये है इसका मेन वाइंडिंग जिसको हम रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। और ये है दोस्तों कॉपर रिंग। ये इसकी कॉपर रिंग है जिसपे ईएमएफ उत्पन्न होती है। और ये है इसका शेडेड पोल। ये है शेडेड पोल और ये वाली पोर्शन है सेलिएंट पोल। और दोस्तों, ये जो रोटर है हमारी, ये रोटर है स्क्वायरल केज रोटर। यहां पे इसके हर फंक्शन को समझेंगे। जैसे ही सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर को सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, ये जो कॉपर रिंग आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, इस कॉपर रिंग में एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है। ये ईएमएफ क्या करती है? लेंज के नियम को फॉलो करते हुए ये इस रोटर को रोटेशन प्रोवाइड कर देती है, यानी कि रोटर को घुमा देती है। क्लियर? अब देखना, यहां से रोटर किस डायरेक्शन में घूमता है। दोस्तों, रोटर चाहे कोई भी हो, जो भी मोटर विद्युत का खपत करती है वो हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में ही घूमती है। जो विद्युत का उत्पादन करती है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। इतना सा कॉन्सेप्ट आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब दोस्तों, इसका जो घूर्णन गति है वो सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होता है। अब ध्यान देना, ये वाली जो पोर्शन आपको दिख रही है, ये वाली भाग क्या है? ये है हमारी, ये वाली भाग है दोस्तों सेलिएंट पोल। ये है शेडेड पोल। ये होगी शेडेड पोल। और इसकी जो ये जो बड़ी वाली भाग है, यहां से लेकर यहां तक की भाग, ये होती है सेलिएंट पोल। ये होती है सेलिएंट पोल। अब ध्यान देना, जो रोटर घूमती है हमारी, ये हमेशा दोस्तों सेलिएंट पोल से शेडेड पोल, यानी कि इस डायरेक्शन से घूमती हुई इस डायरेक्शन को ये कंप्लीट करती है। तो इसका जो घूर्णन गति होता है, नोट कीजिएगा, इसका जो घूर्णन गति है वो हमेशा सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में ये रोटर घूमती है। इसमें स्क्वायरल केज रोटर होता है दोस्तों। बाकी ये पूरा सिस्टम आपके सामने उपस्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। किसी भी मोटर के रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तो क्या होगा? आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना दोस्तों। किसी भी मोटर का अगर रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती तो क्या होता है? ये एक फॉल्ट होता है दोस्तों, जिसको हम कॉगिंग नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है कि जो स्टेटर के पोल हैं रोटर के पोल के सामने आ जाते हैं, ये दोनों पोल आमने सामने आ जाती हैं और चुंबकीय रूप से लॉकिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कॉगिंग। आप यहां ध्यान से देखना इस डायग्राम को दोस्तों, यहां से बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। ये जो आपको यहां पे जो दिखाई दे रही है ना,
ये जो रोटर के कंडक्टर्स हैं दोस्तों, आप यहां से देखिए, ये हमेशा तिरछे लगे होते हैं। ये हमेशा कैसे हैं? सीधे नहीं है, ये कैसे हैं? तिरछे हैं। इसको तिरछा करने का मतलब क्या है? तो कोगिंग से बचना। ध्यान देना, जो कोगिंग होती है वो क्या कहता है? वो कहता है कि यहां पे है एन पोल, यहां पे है स्टेटर का एन पोल, अगर इसी के सामने रोटर का एस पोल आएगा तो दोस्तों ये मैग्नेटिक रूप से, चुंबकीय रूप से ये लॉकअप हो जाएगी, जिससे रोटर क्या करेगा? रोटर के ये जो रोटर का बार है इसमें ईएमएफ जीरो हो जाएगी, और जैसे ही ईएमएफ जीरो होगी जो टॉर्क है वो शून्य हो जाएगी और मोटर वहीं पे हंट करने लगेगी, वाइब्रेशन करने लगेगी। तो दोस्तों इसको हमें अवॉइड करना है, इससे हमें बचना है। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया स्टेटर का एन पोल, और जो रोटर का एस पोल है उसको हम इस प्रकार से करेंगे। अब इसमें किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं हो सकती। ये है स्टेटर का पोल, ये है रोटर का पोल। रोटर में दोस्तों जो लगे हुए हैं, कंडक्टर्स लगे हुए हैं, ये तिरछा लगा हुआ है ताकि इस प्रकार का पोल जनरेट हो और ये चुंबकीय रूप से लॉकिंग ना हो पाए। अगर चुंबकीय रूप से लॉकिंग हो गया दोस्तों, तो जितने स्पीड से एयर में मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रेवल कर रही है उसी स्पीड से रोटर भी ट्रेवल करने लगेगी, और फाइनली जो फैराडे के नियम के द्वारा इस रोटर के कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हुआ होगा वो ईएमएफ जीरो हो जाएगी। ईएमएफ के जीरो होते ही जो टॉर्क है मोटर की वो शून्य हो जाएगी और मोटर वहीं पे हंट करने लगेगा। हंट का मतलब होता है दोस्तों वाइब्रेशन करने लगेगा, यानी कि एक स्टेप पीछे एक स्टेप आगे, ना तो आगे जाएगी ज्यादा ना तो पीछे जाएगी ज्यादा, बस वहीं पे वो हंट करने लगेगी। इसको कहते हैं कॉगिंग। इस कॉगिंग से बचने के लिए, ये मैग्नेटिक रूप से लॉकअप ना हो पाए, इससे बचने के लिए रोटर को हमेशा स्क्वीड किया जाता है। क्या? स्केविंग। इसको क्या किया जाता है? स्क्वेरिंग। इसका मतलब होता है दोस्तों, स्केविंग का मतलब तिरछा करना। रोटर के जितने भी बार्स हैं ये कैसे हैं? ये तिरछा हैं। क्लियर? तो यही होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज स्टेपर मोटर को दिया गया इनपुट पावर किस रूप में होती है? शेडेड पल्स, विद्युतीय पल्स, स्वायन पल्स, चुंबकीय पल्स या चुंबकीय फ्लक्स के रूप में होती है। अब ध्यान देना, जब हम मोटर को, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर को, तो मोटर स्टार्ट होती है, जो रोटर होती है दोस्तों वो घूमना स्टार्ट कर देती है। वो कैसे करती है? वो डायरेक्ट घूमना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो स्टेपर मोटर है ये दोस्तों डायरेक्ट घूमती नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप में, जैसे घड़ी की जो सुई है वो टक 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 करके आगे घूमती है ना, बस उसी प्रकार से इसका रोटर भी दोस्तों, उसी प्रकार से इसका रोटर भी घूमता है। क्लियर? तो इसके जो वाइंडिंग किया गया है, हर वाइंडिंग को अलग अलग समय पे एक पल्स दिया जाता है। उसी पल्स के माध्यम से एनर्जी, जो उसका कॉइल है वो दोस्तों कॉइल उत्सर्जित होती है और फिर वो रोटेट करती है। तो उस पल्स का क्या नाम है जो स्टेपर मोटर को दिया जाता है इनपुट पावर के रूप में? क्या वो स्वायन पल्स है, चुंबकीय पल्स है, शेडेड पल्स है या फिर विद्युतीय पल्स है? तो दोस्तों इसको विद्युतीय पल्स कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्स। ये स्वायन पल्स क्या होता है? अब ध्यान देना, हमने पढ़ा था एक रेक्टिफायर ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहां पे कलेक्टर टर्मिनल होती है, यहां पे एमीटर होती है और यहां पे होती है बेस का टर्मिनल। कलेक्टर और एमीटर के टर्मिनल को हम स्विच के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन बेस को हम अर्थिंग के रूप में काम में लेते हैं। क्लियर? अगर हम बेस वाले टर्मिनल को भी अर्थिंग के रूप में हमें काम में लेना है तो इसमें हमें स्वायन पल्स डालना होगा। क्या? इसमें हमें स्वायन पल्स डालना होगा, फिर हम इसको एक स्विच की भांति भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर विद्युतीय पल्स होगा। यूनिवर्सल मोटर का फील्ड वाइंडिंग किस प्रकार के तार से की जाती है? मोटे तार से अधिक घुमाव, मोटे तार से कम घुमाव या नैरो तार से कम घुमाव, नैरो तार से अधिक घुमाव या इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, जो यूनिवर्सल मोटर है ये मोटर डीसी सीरीज मोटर की तरह होती है, डीसी सीरीज मोटर की तरह होती है और काम करती है एसी सीरीज मोटर की भांति। तो जो यूनिवर्सल मोटर है इसका जो फील्ड वाइंडिंग है ये हमेशा मोटे तार और कम टर्न का ही होता है। ध्यान देना दोस्तों, यहां पे है ये है इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग और यहीं पे है आर्मेचर वाइंडिंग। ये है इसका कार्बन ब्रश और यहाँ पे है आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ से हम इसको सप्लाई देते हैं। क्लियर? यहाँ से हम इसको सप्लाई देंगे। जब इसको सप्लाई दिया जाता है
जब दोस्तों इसको सप्लाई दिया जाता है, जो करंट है यहां से प्रवाहित होना स्टार्ट होती है, प्रवाहित होते हुए इस वाइंडिंग तक आती है। दोस्तों अगर ये वाइंडिंग, समझिए ये वाइंडिंग से अगर जो करंट फ्लो हो रही है, अगर इस वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत अधिक होगी, लिखना इस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस का मान अगर उच्च होगा तो जो करंट यहां पे मेन करंट प्रवाहित होते हुए आ रही है, ये करंट यहीं पे ड्रॉप हो जाएगी। ये करंट क्या होगी? ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन ड्रॉप नहीं होने देना है, क्योंकि इसी करंट को आगे आर्मेचर वाइंडिंग तक भी भेजना है। अगर आर्मेचर वाइंडिंग में कम दोस्तों करंट जाएगी तो फिर गेम क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों इस करंट को हमें आगे भी ट्रांसफर करना है। ऐसा करते हैं हम कि इसका वाइंडिंग कम कर देते हैं, सॉरी इसका प्रतिरोध कम कर देते हैं। प्रतिरोध को डाउन करने के लिए जो कॉइल है इसको मोटे तार का बनाया जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट आप नोट करना कि जो मोटे तार होते हैं ना, इसमें दोस्तों करंट अधिक प्रवाहित होता है, करंट का जो मान है वो उच्च होता है और जो प्रतिरोध का मान होता है ये इसमें निम्न होता है। आप इस पॉइंट को नोट करते चलिए। क्लियर? तो इसमें प्रतिरोध के मान को हमने कम कर दिया मोटे तार का उपयोग करके, और जो इसमें घुमाव है वो दोस्तों कम होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि यूनिवर्सल मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग है ये हमेशा मोटे तार और कम टर्न की होती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि परमानेंट मैग्नेट मोटर का प्रयोग सामान्यतः कहां किया जाता है? आर्क वेल्डिंग, कंट्रोलिंग में, या फिर पावर फैक्टर को इंप्रूव करने में, कंप्रेसर में, खिंचाव कार में, या रेफ्रिजरेटर में। अब देखना दोस्तों, जो रेफ्रिजरेटर होती है ना, इसका प्रयोग हम करते हैं, इसका प्रयोग इसमें हम कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग हम करते हैं रेफ्रिजरेटर में। और खिंचाव कार्य के लिए हम प्रयोग करते हैं डीसी का सीरीज मोटर। डीसी का सीरीज मोटर को हम ट्रैक्शन कार्य में, और इस सीरीज मोटर को दोस्तों रेल के इंजन में भी समांतर क्रम में जोड़ के इसका प्रयोग करते हैं। कंप्रेसर में करते हैं हम शंट मोटर का, है ना, जो डीसी का शंट मोटर होती है वह उसको हम कंप्रेसर में काम में लेते हैं। पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम सिंक्रोनस मोटर को, ध्यान रखना, हम सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए, जब इसको ओवर एक्साइटेशन पे चलाया जाता है तो ये पावर फैक्टर को भी सुधारती है, और जब लेवल और अंडर एक्साइटेशन पे चलाते हैं इसको, तो वहां से ये मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करती है। और वेल्डिंग कंट्रोल में दोस्तों परमानेंट मैग्नेट मोटर यानी कि स्थायी चुंबक मोटर, स्थायी चुंबक प्रकार का मोटर, है ना, स्थायी चुंबक प्रकार का मोटर को हम आर्क वेल्डिंग की कंट्रोलिंग करने के लिए लेते हैं। अगर दोस्तों मोटर की बात करें तो आप लिखना स्थायी चुंबक प्रकार का मोटर। अगर जनरेटर के बारे में पूछ दे तो लिखना इसमें जो इसमें जो डिफरेंशियल है ना, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है। डीसी का जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होती है ना, जनरेटर, इस जनरेटर को हम आर्क वेल्डिंग में पावर सप्लाई देने के लिए प्रयोग करते हैं, और कंट्रोलिंग के लिए किसका करते हैं? परमानेंट मैग्नेट मोटर का। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कम होने का कौन कौन सा कारण हो सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान देखना ध्यान से कि यहां पे बात सिंगल फेज मोटर की हो रही है। तो निम्न सप्लाई फ्रीक्वेंसी, पोल, या निम्न सप्लाई वोल्टेज, या फिर ओवरलोडिंग, या फिर इनमें से सभी। ऑप्शन तो दोस्तों इसका 4 है और 5वां ऑप्शन है कि सभी, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब समझते हैं दोस्तों इसको डिटेल से कि जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान जो 50 हर्ट्ज है, जो कि इनपुट फ्रीक्वेंसी पे दिया गया है, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को अगर आप 25 हर्ट्ज कर देते हैं यानी कि हाफ कर देते हैं, तो जो मोटर की स्पीड है ना ये भी दोस्तों हाफ हो जाएगी। क्यों? जैसे ही आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो जो एयर गैप में ट्रेवल करता हुआ फ्लक्स है, उस फ्लक्स की डेंसिटी डाउन हो जाती है, और फ्लक्स का घनत्व कम होने से स्पीड डाउन हो जाती है। नेक्स्ट है पोल। दोस्तों पोल की संख्या को जितना आप बढ़ाओगे, रोटर अपनी स्पीड को उतना ही कम करने, मोटर की जो स्पीड है वो उतना ही कम होता चला जाएगा। अगर 2 पोल का मोटर है तो 3000 आरपीएम की स्पीड से मोटर की स्पीड होगी। अगर वहीं पे पोल को डबल कर देते हैं आप, 4 पोल का मोटर कर देते हैं, तो जो स्पीड है वो 50% डाउन हो जाएगी, यानी कि 1500 आरपीएम। फिर पोल को आप
6 पोल करेंगे तो फिर आरपीएम की संख्या 15,000 से घटकर 1,000 हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसे जैसे आप पोल को डाउन करते जाते हैं, पोल को बढ़ाते जाते हैं, मोटर की जो स्पीड है वो अपने आप डाउन होती जाती है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है। निम्न सप्लाई वोल्टेज यानी कि सिंगल फेज की जो मोटर है दोस्तों 230 से लेकर 250 वोल्ट तक की जो एसी सप्लाई है आरएमएस की, है ना, तो अगर इसको आप डाउन करते हैं तो भी मोटर की स्पीड डाउन हो जाती है। आपने घरों में देखा होगा कि जब दोस्तों अपन कहते हैं कि लाइट डिम है, उसमें लाइट डिम होने का मतलब कि वोल्टेज उसमें कम है, कम वोल्टेज है तो मोटर स्पीड से चलती है, मोटर के जलने का चांस अधिक होता है। तो जब सप्लाई वोल्टेज दोस्तों निम्न हो तो उस वक्त भी इंडक्शन मोटर की स्पीड है वो कम हो जाएगी। ओवरलोडिंग यानी कि उसके शाफ्ट पे जो शाफ्ट मैकेनिकल पावर उपलब्ध करा रही है आउटपुट में, उसमें अगर हैवी लोड कनेक्ट कर देते हैं तो भी वो अपने स्पीड को डाउन कर लेगी। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सभी के द्वारा हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि चालू होने पर सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कि चालू होने पर सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है? स्मूथ, स्पंद, अर्ध स्मूथ या अल्टरनेटिंग। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट को यहां पे क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि जो सिंगल फेज की मोटर होती है, आप ध्यान से देखना कि जब सिंगल फेज मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो जो उसका रोटर होता है वो दोस्तों खटाक से घूमता है, यानी कि वो झटके के साथ स्टार्ट होता है। वहीं पे जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज की सप्लाई देके स्टार्ट करते हैं तो वो स्मूथली रन करता है, यानी कि आराम से घूमेगा, फिर अपनी स्पीड को हाई स्पीड तक ले जाएगी। लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, हम उसको एक सिस्टम के द्वारा स्टार्ट करते हैं, यानी कि कैपेसिटर लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाते हैं, तब जाके कहीं वो सेल्फ स्टार्ट हो पाती है। लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर दोस्तों पूर्णतः सेल्फ स्टार्ट होती है, इसलिए जो उसका टॉर्क है वो पूरी तरह से स्मूथ होता है, वो झटके के साथ स्टार्ट नहीं होता है। तो हमसे यही पूछा गया है कि जो चालू होने पर सिंगल फेज मोटर है इसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है? तो ये दोस्तों हमेशा पल्स स्पंद होता है, पल्सेटिंग होती है इसकी स्टार्टिंग टॉर्क, जो कि झटके के साथ स्टार्ट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, सिंगल फेज सप्लाई पर कार्य करने वाला यूनिवर्सल मोटर किस आवृत्ति पर कार्य करती है? दोस्तों जो सिंगल फेज की यूनिवर्सल मोटर होती है वो किस फ्रीक्वेंसी पर कार्य करती है? उच्च फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी या निम्न आवृत्ति, इंफ्रा आवृत्ति, शून्य आवृत्ति। अब ध्यान देना कि जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो एसी और डीसी दोनों प्रकार के सप्लाई पे कार्य करती है। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है कि जो डीसी सप्लाई होती है उसमें फ्रीक्वेंसी का मान बिल्कुल शून्य होता है। नोट करते चलिए कि जो डीसी सप्लाई होती है, इस डीसी सप्लाई में जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है, फ्रीक्वेंसी की जो मान होती है वो होती है 0, और एसी सप्लाई पे, है ना, जो एसी पावर होती है उस पावर में फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज होता है। लेकिन जब इसको एसी सप्लाई से कार्य कराएंगे तब तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, लेकिन वहीं पे जब डीसी सप्लाई देंगे तो इसमें 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब कि यूनिवर्सल मोटर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जब इसको हम डीसी सप्लाई पे भी काम करें तो ये आराम से कर सके, इसलिए दोस्तों इसको निम्न फ्रीक्वेंसी पर इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न आवृत्ति पर ये कार्य करती है। दोस्तों ध्यान देना कि उच्च आवृत्ति का मान कितना होता है, नोट कीजिएगा कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी उच्च फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आती है। अब ध्यान देना कि जो हमारी कानें जिस आवाज को सुन सकती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम से कम 20 हर्ट्ज होनी चाहिए। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे ध्वनि वाली फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि है तो हम नहीं सुन सकते। अगर उस ध्वनि का मान 20, उस ध्वनि में जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का मान 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है तो भी हम उसको नहीं सुन सकेंगे। यानी कि जो ध्वनि है उस ध्वनि में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मान 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ही मेंटेन होना चाहिए। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे काने किसी ध्वनि को नहीं सुन सकते, इसका मतलब कि उस ध्वनि में फ्रीक्वेंसी का मान 20,000 किलो हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से वो अधिक है, इसलिए हम उसको नहीं सुन सकते। जो सिंगल फेज की मोटर होती है यूनिवर्सल मोटर, ये निम्न फ्रीक्वेंसी पर कार्य करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। रिपल्सन मोटर का टॉर्क तथा स्टार्टिंग करंट कैसी होती है? आपको आंसर देना है कि जो सिंगल फेज का रिपल्सन मोटर है इसका टॉर्क और स्टार्टिंग करंट
कैसी होती है। ध्यान देना दोस्तों, जो रिपल्सन मोटर होती है इसमें रेजिस्टेंस अधिक होता है, जो प्रतिरोध का मान अधिक है। अगर किसी मोटर में प्रतिरोध जो है, इस प्रतिरोध का मान अधिक है दोस्तों, जो स्टार्टिंग टॉर्क होगी, नोट कीजिएगा, जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना, इस स्टार्टिंग टॉर्क का मान बहुत अधिक होगी। और जो करंट का मान है, ये करंट का मान दोस्तों निम्न होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है, करंट को ड्रॉप कराने का काम करता है। और वहीं पे जो प्रतिरोध का दूसरा काम है, ये प्रतिरोध का काम है कि स्टार्टिंग टॉर्क को ये बूस्ट करता है, ताकि मोटर आराम से, मोटर का रोटर ये घूम सके हाई स्टार्टिंग टॉर्क की मदद से। तो जो इसका टॉर्क है दोस्तों ये उच्च होगा और करंट का मान निम्न होगा। अगर आपसे पूछ दे कि रिपल्सन मोटर में जो स्टार्टिंग करंट है ये कम होती है किसकी मदद से, तो आप लिखना वो रेजिस्टेंस की मदद से ही उसको कम किया जाता है। सिंगल फेज की वह कौन सी मोटर है जिसके आर्मेचर वाइंडिंग में केवल सिंगल कॉइल होती है? लेथ मशीन, रिपल्सन मशीन, या हिस्टेरेसिस मशीन, स्लिप रिंग, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अब ध्यान, कैपेसिटर स्टार्ट मशीन देखना दोस्तों, जो कैपेसिटर स्टार्ट मशीन होती है इसके स्टेटर वाइंडिंग में रनिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग दोनों होती है। लेथ मशीन, रिपल्सन और हिस्टेरेसिस, इन सभी में डबल वाइंडिंग होती है। लेकिन स्लिप रिंग मोटर एक इस प्रकार की मोटर है दोस्तों जिसके आर्मेचर में केवल सिंगल कॉइल होती है। आर्मेचर का मतलब होता है, जब भी आपको सिंगल फेज या डबल फेज की बात करें दोस्तों, तो आप एक चीज ध्यान देना कि अगर बात आर्मेचर की करें तो आपको स्टेटर समझना है, क्योंकि स्टेटर में ही आर्मेचर फिक्स होती है और आर्मेचर कभी भी गति नहीं करती है। वहीं पे डीसी मशीन में आर्मेचर घूमती है। क्या? डीसी मशीन में आर्मेचर घूमती है। तो जो स्लिप रिंग मोटर होती है दोस्तों, इसका उपयोग कहां पे करते हैं? अब इस डायग्राम को देखिए, ये है रेलवे, ये क्या है? रेलवे की दोस्तों पटरियां हैं। यहां पे देखिए रेलवे पटरियों की जो पोजीशन है बहुत अलग अलग है, यानी कि दोस्तों यहां से देखिए, यहां से आ रही है, फिर यहां पे मिल जा रही है, फिर इधर से आ रही है, इधर से भी आ रही है। तो दोस्तों जब ट्रेन आती है तो क्या किया जाता है कि इसको फिक्स किया जाता है, ट्रेन को फिक्स एक डायरेक्शन दिया जाता है कि ट्रेन को इसी पटरी में भगाना है, इसी पटरी में ले जाना है। तो ट्रैक को सेट करते हैं। तो सेट करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग करते हैं वो स्लिप रिंग मशीन ही होती है। आप इस चीज को ध्यान से देख लें। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब दोस्तों इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करें, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जिनको इस क्लास की वाकई में जरूरत है। जितना आपने आज सीखा दोस्तों, उतना ही औरों को भी सीखने का मौका दें, औरों को भी सीखने का दोस्तों, उनके सीखने में मदद करें, वो आपको दिल से थैंक्स कहेंगे। सो दोस्तों मैं भी आपको दिल से थैंक्स करना चाहूंगा और नेक्स्ट क्लास के साथ मैं कल सुबह फिर से आपके साथ एक नई क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।